जिस कंट्री ने आपसे टैक्स नहीं लेके इतनी सारी फैसिलिटीज़ और ऐसी लाइफस्टाइल दी है, तो आप ज़रा सोचिए कि वो 9% टैक्स लेके कितनी और अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकता है। यहाँ पर कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेचुरल पर्सन आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल जो यूएई में रह रहे हैं, UAE में एमिरेट्स रह रहे आईडी हैं। उनके पास है। एयरबीएनबी आप लोगे तो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। एयरबीएनबी के लिए आपको लाइसेंस लेना। यहाँ पर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी टैक्स फ्री होगा अगर डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। आपने ई ट्रेड लाइसेंस लिया, उस पर बिजनेस कर रहे हो। बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंपनी, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स हेवन अब तो कोई बचा है और इस तरह का कि है कुछ टैक्स हेवन अभी भी। अगर आपके लाइसेंस में जैन और फेब की डेट है तो आपकी ड्यू डेट थी 31 में 24। इफ़ यू मिस दिस डेडलाइन देन आपको 10,000 की पेनल्टी। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो लास्ट 2 पॉडकास्ट गई हैं वो गाड़ी में हुई थी यस। और बड़ी अनऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉडकास्ट थी। हमने बस सोचा कि अभी करना है तो कर लेते हैं, क्योंकि आपसे लास्ट टाइम मैं मिला था नास समिट में यस। और बड़ा अच्छा एक इवेंट था, वो बहुत अच्छा इवेंट था बाय द वे। वो यस। आई होप कि वो दोबारा उस तरह के इवेंट्स हों कि बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई। हमारे 1.5 साल पहले मुलाकात उसी से हुई थी और काफ़ी लोगों को मैं उससे जानता हूँ। और मैं कहता हूँ जो कोऑपरेट के इवेंट्स होते हैं उससे लाख दर्जे बेहतर ही इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सोशलाइज कर सकते हैं यस। और लोगों से मिल सकते हैं। तो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और वो इवेंट की यूनिकनेस ये थी ना कि आप डिफरेंट फील्ड के लोगों को मिल सकते हैं। राइट। और मैं इसी तरह आपसे मिला और हाँ। देखिए अब हम साथ में मतलब बैठे। मैं कहाँ, मैं इंजीनियर, ठीक है मैं कंटेंट बनाता था, लेकिन कहाँ आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यस। जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन के अंदर काम करें। और उस टाइम पर हमारा एक इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि हम अब ये तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस। तो कैसा रहा ये? मतलब पिछले हम लास्ट वीडियो हमने मेरे ख्याल से कोई 8-10 महीने पहले रिकॉर्ड की होगी। यस। मोस्ट हाँ। प्रोबेबली यस। या हाँ, तो उस वक्त से लेकर अब तक क्या सिचुएशन रही है, कहाँ पर काम करें आप? उस वक्त नए नए आए थे जब नास समिट में मिले थे, मेरे ख्याल से उसी वक्त मूव किए थे आप दुबई। या तो बस कुछ ही टाइम हुआ था। मैं जब नास समिट में आया था तो ऐसा समझ लीजिए 6-8 महीने हुए थे मुझे मूव हुए। हम्म। अब जो मार्केट है वो मतलब अभी तो काफ़ी नॉलेज भी ले लिया है मार्केट का और ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा हो रहा है हाँ हाँ। इन टैक्स डोमेन एज वेल एज अदर डोमेन्स एज वेल। तो आपका काम बेसिकली है टैक्स कंसल्टेंसी, या लोगों को एडवाइस करना टैक्स के बारे में। बिजनेस सेटअप का भी काम है। यस, बिजनेस सेटअप का भी हमारी फर्म में काम है। और अभी यूजुअली अ ट्रेंड विच आई एम सीइंग राइट नाउ, जब कभी हम बिजनेस सेटअप के लिए कोई कंपनीज हमें अप्रोच करती है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क इज टैक्स। एंड वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज आप अगर कोई कंपनी फॉर्मेशन एक्सपर्ट के पास चले जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि कंपनी आप मेनलैंड में कर लीजिए, फ्री जोन में कर लीजिए, या उसका शायद कहीं पर्सनल इंटरेस्ट हो, वहाँ बोलेगा कि ये फ्री जोन में कर लीजिए जहाँ उसको शायद ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो। हमारे पास जब क्वेरीज आती है तो हम सारे डोमेन्स को चेक करते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये एक्टिविटी कौन से जोन में या मेनलैंड में इसे सही तरह से होगी और उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे। VAT हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो ये पिछले 6-8 महीनों में मैंने ट्रेंड देखा है, जो कंपनीज हमें अप्रोच करती है या जो क्लाइंट्स हमें अप्रोच करते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो टैक्स से ही शुरू होते हैं। अच्छा सही, क्योंकि वो टैक्स बड़ा नाम चल रहा है ना आजकल यहाँ पर। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं टैक्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सच नॉलेज नहीं है। हालांकि मैं सबको बोलता हूँ जो दुबई में काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि आप हो सकता है अगली कोई जंप आप कर रहे हो, लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हो या वापस बैक होम पाकिस्तान इंडिया जा रहे हो, तो आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं 15 साल से यहाँ पर हूँ तो हमने तो कोई इनकम टैक्स तो दिया नहीं है। तो बिज़नेस करते नहीं है तो बिज़नेस के हिसाब से कोई हमें टैक्स की नॉलेज वैसे है नहीं। लेकिन क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा हूँ, कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ या मैं माइग्रेट करना चाह रहा हूँ बाहर, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तो मैं आगे जाके अपना नुकसान कर रहा हूँ। तो ये हर छोटे आदमी के लेवल के ऊपर जिसने कोई अभी काम नहीं किया टैक्स के ऊपर, उसके लिए भी ये पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट होगी। और जो जिसने ऑफकोर्स बिजनेस सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं उसको हर तरह से लेके जाऊँगा। कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे मेरे, जो हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट की थी उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो हमने वो उसकी एक लिस्ट बनाई थी, उनको एड्रेस करेंगे। प्लस ये कि सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि अभी तक पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है ना यूएई के अंदर? नहीं है, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन था कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, यूएई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो बिजनेस आप अगर कर रहे हो तो ही कॉर्पोरेट टैक्स अप्लीकेबल है। और अगर हम बात करें कि आप फॉर एन एग्जांपल आप अ नेचुरल पर्सन हो, आपने कोई लाइसेंस नहीं लिया यहाँ पे, मतलब यू हैव नॉट फॉर्म्ड अ कंपनी ओवर हियर, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल हम ले ई ट्रेड लाइसेंस की बात कर लें, आपने ई ट्रेड लाइसेंस लिया, उस पर बिजनेस कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंपनी,
आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका टर्नओवर 1 मिलियन दिरहम्स के अबव नहीं जाता, बिकॉज यू आर डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी. बट for a natural person, if you are doing a business activity and if your turnover is below 1 million dirham, you don't need to register for a corporate tax. ओके, तो वो लेवल पे भी आपको अभी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है. और सैलरी की तो बात ही छोड़ दे, उस पर तो सैलरी पे तो नहीं है. नहीं है. इन्वेस्टमेंट पे मैं अभी आता हूँ, लेकिन अगर पहले मैं दोबारा से इसको डायसेक्ट करूँ, अगर फर्स्ट करें मैं अपना छोटा सा बिजनेस, क्रिएटर बिजनेस कर रहा हूँ यूट्यूब का, जिस पे मैंने लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन मेरा टर्नओवर ऑफ कोर्स 1 मिलियन दिरहम से ऊपर नहीं जा रहा अभी. उससे काफ़ी नीचे है, होपफुली कि जाए उससे ऊपर, लेकिन अभी काफ़ी नीचे है उससे. तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है टैक्स के बारे में अगर 1 मिलियन से ऊपर नहीं है. नहीं, बिकॉज आपने जो लाइसेंस लिया है ना, यू आर नॉट फॉर्मिंग अ कंपनी. बिल्कुल. अगर आप कंपनी फॉर्म करते, इफ़ यू हैव मेड अ LLC, तो कंपलसरीली आपको रजिस्टर करना रहता है कॉर्पोरेट टैक्स में. एंड देन देर आर अदर रिलीफ्स, टर्नओवर वाइज रिलीफ्स है जो हम. अच्छा, बाय द वे इसमें डिस्क्लेमर दे दें कि हम जो भी बात कर रहे हैं ये नॉलेज शेयरिंग के लिए कर रहे हैं. Yes. इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई टैक्स एडवाइस नहीं है, क्योंकि वो हर एक का अपना अलग अलग सिनेरियो बनता है. Yes, exactly. Tax advice is always done by analyzing a case to case study. जो चीज़ें आप पे अप्लीकेबल हो रही होगी वो ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरे पे और applicable प्रॉब्ली हो. मैं सारी चीज़ें बता भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें लोगों को केस स्टडी उस हिसाब से भी नहीं देख सकते. तो हर सूरत में किसी कॉम्पिटेंट आदमी के पास आपको जाना है टैक्स एडवाइस के लिए और अपना सिचुएशन बताकर Yes. उसके अंदर काम करना है. अच्छा, चलें, ये कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है. कोई अगर छोटा मोटा कोई अपना ई ट्रेड लाइसेंस लेकर काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है. नहीं. नेक्स्ट मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. तो अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई आपने प्रॉपर्टी ली है, भले आप यूएई में रहते हुए प्रॉपर्टी ले रहे हो या आप बाहर से आकर यहाँ कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट करें इवन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की जो बात आती है तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, राइट? नहीं, स्पेसिफिकली उस पर एक नेचुरल पर्सन की गाइड भी आई हुई है, FTA ने रिलीज़ की है. और अगर आप उसको सही तरह से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो देयर इज़ नो पर्सनल इनकम टैक्स एंड देयर इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम पे टैक्स नहीं है. अगर आप नेचुरल पर्सन की तरह उसको पर्सनली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, या आपकी सैलरी हो गई. इस पर टैक्स नहीं है. ठीक है. ओवर एंड अबव दैट, इफ़ यू आर रिसीविंग अ डिविडेंड देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट टैक्सेबल. ओके. बिकॉज अगर आप यूएई की कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, आपने इन्वेस्ट किया और यूएई की कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो रीज़न बीइंग दैट डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आफ्टर पेइंग द टैक्स टू FTA. ओके. दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. इसी वजह से अगर पाकिस्तान में आप होते हैं, इंडिया में होते हैं, यूएस में होते हैं, तो वहाँ पर आपको डिविडेंड्स पे भी टैक्स देना होता है. यस. लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो पर्सनल टैक्स नहीं है तो आपको डिविडेंड्स पे टैक्स नहीं देना. कंपनी जो देगी टैक्स वो तो दे चुकी होगी, जब भी आपको उसके बाद मिल रहा है. तो यहाँ पर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है वो भी टैक्स फ्री होगा अगर डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ना. अच्छा, रेंटल पे भी कोई टैक्स नहीं है? यस. किसी भी लेवल के ऊपर रेंट मिल रहा हो आपको? किसी भी लेवल पे रेंट मिल रहा हो, अगर आपने एज अ आपकी फॉर एन एग्जांपल सैलरी की सेविंग्स से आपने इन्वेस्ट किया और उस पर आपको रेंट आ रहा है, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी. रेंटल इनकम इज़ अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनकम, पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इनकम. एनी एक्टिविटी विच यू डू रिक्वायर्स अ लाइसेंस, देन आपको टैक्स की एनालिसिस करना ज़रूरी है. ओके. फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उनको एयरबीएनबी करता हूँ, लेकिन एयरबीएनबी करने के लिए प्रॉब्ली मुझे लाइसेंस चाहिए, राइट? यस. तो उस केस में फिर मैं उस फॉर्मेट के अंदर आ जाऊँगा कि मुझे टैक्स क्या करना है, नहीं करना है. एयरबीएनबी आप लोगे तो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो. एयरबीएनबी के लिए आपको लाइसेंस लेना है. वंस यू टेक अ लाइसेंस यू विल फॉर्म अ LLC और समथिंग. तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन भी करना है और कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. लेकिन आपको पता है बेस लिमिट्स है कॉर्पोरेट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होने के लिए 375,000 दिरहम्स. अबव दैट यू हैव टू पे 9%. ओके. लेकिन आप मुझे कह रहे थे कि अगर अगेन मैं उस पर आता हूँ, क्रिएटर बिजनेस के ऊपर अगर मैं हूँ, अगर मैं 350,000 दिरहम से ऊपर कर रहा हूँ लेकिन मेरा ई ट्रेड लाइसेंस है, तो मुझे टैक्स नहीं देना फिर भी? क्योंकि आपने 1 मिलियन कहा था वहाँ पर. वो रेवेन्यू है. 1 मिलियन इज़ द रेवेन्यू. ओके. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल पर्सन, आपको फर्स्ट ये देखना है कि ये नेचुरल पर्सन को कब रजिस्टर करना है कॉर्पोरेट टैक्स में. अगर वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली इज़ आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक है. तो नेचुरल पर्सन के लिए स्पेसिफिकली ये और रूल नेचुरल है. पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल जो यूएई में रह रहे हैं, UAE में रह एमिरेट्स रहे आईडी हैं, उनके पास है. एमिरेट्स आईडी है बट उन्होंने कंपनी फॉर्म नहीं की है, ठीक है. तो ये नेचुरल पर्सन हो गए. ओके. राइट. अच्छा. और जो कंपनी फॉर्म कर लेते हैं या कंपनी होती है, कंपनी को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स के टर्म में या लॉ के टर्म में जुरिडिकल पर्सन. ओके. फाइन.
तो अच्छा, फिर उस केस में भी मुझको अगर 350,000, अच्छा ये 350,000 दिरहम्स रेवेन्यू है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 375,000 ओके, दिरहम्स। ठीक है। तो ये प्रॉफिट के अगर इससे ऊपर का प्रॉफिट जाता है तो आपको एनीथिंग अबव दैट तो 9% आपको टैक्स पे 9% करना है। कॉर्पोरेट टैक्स, यस। ओके ओके। सो अगर लेट से मेरा एज अ बिजनेस 1 मिलियन दिरहम का टर्नओवर है, मेरा प्रॉफिट बन रहा है 400,000 दिरहम्स, तो मुझे 25,000 दिरहम के ऊपर टैक्स 9% 9% लगेगा, का टैक्स देना होगा। या बट आई इसमें गॉट मैं इट। एक चीज़ ऐड कर देता हूँ हाँ। कि फॉर एन एग्जांपल आपका 1 मिलियन के ऊपर एज अ नेचुरल पर्सन की, अब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम नेचुरल पर्सन की ही बात करते हैं। ठीक है। तो 1 मिलियन के ऊपर हमारा टर्नओवर क्रॉस हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन ले ली। हम्म। देयर इज़ वन मोर रिलीफ फॉर हम्म। स्मॉल बिजनेस ओके विच इज़ 3 मिलियन दिरहम्स। ओके। यू नीड टू रजिस्टर फॉर अ कॉर्पोरेट टैक्स, बट अगर आपका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम्स के नीचे है, रेवेन्यू इज बिलो 3 मिलियन, then you can claim a small business relief. In claiming small business relief, you don't need to pay a corporate tax. You need to claim a relief, and this relief is available till 2026. ओके। तो अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं और आपको आपका 3 मिलियन दिरहम से कम का टर्नओवर है, Turnover. रेवेन्यू है, Yes. तो फिर आप ये रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। एंड उसके अंदर आपको फिर ज़ीरो टैक्स होगा या कोई? Zero tax. ज़ीरो टैक्स है। Yeah, it's ओके। a specific relief which is called small business relief. तो वो तो फिर आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप रजिस्टर कर लें 1 मिलियन से ऊपर, लेकिन अगर 3 मिलियन तक आपकी जा रही है तो ज़ीरो टैक्स ही है Zero आपको, tax लेकिन ही आपको प्रॉपर अपना पेपर वर्क पूरा रखना होगा। पेपर वर्क भी रखना है आपको, फाइनेंशियल्स भी रेडी करने टू प्रूव दैट यू आर बिलो 3 मिलियन। राइट इसको राइट प्रूव राइट। करने के लिए, बिकॉज प्रूव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना आपको। एंड कॉर्पोरेट टैक्स का डिस्कशन चल रहा है इसलिए वीएटी पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इफ़ योर रेवेन्यू इज़ अबव 375,000 दिरहम्स, एनीवेज आपको वीएटी प्रॉफिट 300 टर्नओवर, टर्नओवर। अगर हम वीएटी की लॉ बात करें, अगर अच्छा, ओके। देर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, हमने पहले भी डिस्कस किया, वन इज़ इनडायरेक्ट, वन इज़ डायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड वीएटी। तो वीएटी के थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी है ना, 375,000 दिरहम्स के अबव अगर आपका टर्नओवर जा रहा है तो आपको वीएटी के लिए रजिस्टर करना है कंपलसरी। ठीक है। तो वो एक अलग है, कॉर्पोरेट टैक्स अलग है। कॉर्पोरेट ओके टैक्स एक अलग ओके है। ओके। लोग कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद वीएटी चला जाएगा, तो नहीं, वीएटी इज देयर, वीएटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। वीएटी ये है कि आप कलेक्ट कर रहे हो लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं फिर पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं ठीक है। एफटीए को, गवर्नमेंट को। और ओके इनकम ओके। टैक्स है ये आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हैं। ये उसी टर्म में अगर पाकिस्तानी कोई देख रहा है तो उस टर्म में अगर बात करें तो जीएसटी अगर कोई कंपनी आपसे ले रही है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है वो जीएसटी ले रहा है, तो वो 17% जीएसटी अगर आ रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स वो है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एक कंज्यूमर से लिया जाएगा और गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। यस तो वो तो आप अपने जेब से तो पे नहीं कर रहे, वो तो कंज्यूमर से ले रहे हैं और पे कर रहे हैं। यस, राइट। ये अब यू आर एक्टिंग एज ए एजेंट फॉर द गवर्नमेंट, यू आर ठीक है। कलेक्टिंग इट एंड पेइंग वो इट इन टू एनी केस गवर्नमेंट। पे करना है आपको। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछता हूँ बिफोर गोइंग इनटू दोज क्वेश्चन जो हमने कंपाइल किए थे। आजकल आप तो बिज़नेस के अंदर हैं, टैक्स के लिए लोग आते हैं, कंसल्टेंसी करने के लिए आते हैं, और प्रॉब्ली बिज़नेस ओपनिंग और ये सारी चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते होंगे। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस इंक्वायरीज़ हैं कि हमें बिज़नेस ओपन करना है, या जो लोग फाइल करने वाले हैं टैक्सेस को, वो किस किस्म का वो कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, जिससे मुझे आइडिया होगा और हमारे लोगों को भी कि यहाँ पर कौन सी बिज़नेस एक्टिविटी है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, अगर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखूं तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है। बस मैक्सिमम अगर हम कंपनी फॉर्मेशंस देखते हैं तो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पे आती है, क्योंकि देखो सबका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है इंडिया में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में या कहीं भी और कोई भी कंट्रीज़ में। तो वो यूएई को एज अ हब, बिकॉज यूएई से कनेक्टिविटी आप सारे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हो, और ट्रांजैक्शंस है वो भी सही से स्मूथ फ्लो होते हैं, जो बैक एंड कंट्रीज़ में नहीं होते काफ़ी टाइम ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस और समथिंग। तो वो यूएई को एज अ हब सेंटर बना के वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम ट्रेडिंग के लाइसेंस देखे हैं। होते हैं बाकी सारे भी लाइसेंस है, कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, या कोई आपने देखा होगा अभी फ्रीलांसर्स होते हैं जो फाइवर वगैरह उस पर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लाइसेंस भी आते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के जो है, जो अगर मैं बिग कॉर्पोरेट्स की बात करूँ तो ट्रेडिंग के लाइसेंसेस मैंने ज़्यादा देखे। अच्छा, आपने फाइबर वगैरह की बात की या फ्रीलांसर्स की बात की, तो उनको तो
उस केस में अगर वो लोग बाहर से कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो फाइबर वाले लोग हैं या फ्रीलांसर्स हैं, वो ज़्यादातर अपना बिजनेस कर रहे होंगे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी, और वो यहाँ बेस कर रहे हैं, उनका कोई रेवेन्यू ऐसा यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा, तो उनको ना लाइसेंस चाहिए उनको? लाइसेंस तो आपको नहीं, अगर आपका चाहिए। वीज़ा आपने कोई ले लिया, फ्रीलांस वीज़ा, नोमैड वीज़ा, इस तरह का ले लिया, आप सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ आपका पैसे आते हैं, लेकिन कोई यहाँ के बिजनेस से कोई आप पैसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, See, उस आप केस में? अगर यहाँ पे रेवेन्यू बुक कर रहे हो ना, तो अगेन दिस विल कम टू केस बेसिस कि ओके। आपके पास लीगैलिटी क्या है। हम्म अगर मैंने कंपनी फॉर्म की है और कंपनी फॉर्म करके मैं उसमें ये रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट टैक्स की अप्लीकेबिलिटी आएगी। अच्छा, कंपनी फॉर्म की है और उसके हाँ अगेंस्ट आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, भले वो बाहर से आ रहा हो, लेकिन अगर फर्स्ट करें, हाँ ओके, आपको बैंक अकाउंट तो चाहिए, क्योंकि यस आपको वो चाहिए ना, इनवॉइस करेंगे आप लोगों को, तो वो यहाँ पर कंपनी फॉर्म करेंगे। अच्छा, उस केस में आप अगेन कॉर्पोरेट टैक्स के नेट में आ जाएंगे। हाँ लेकिन ऑब्वियसली। क्योंकि यूएई का जो कॉर्पोरेट टैक्स जो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लीनियंट है, मेरे ख्याल से 9% आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा, और फिर जिस तरह के आपने रिलीफ्स की भी बात की है, तो उस केस में आपको ज़्यादा टैक्स प्रॉब्ली नहीं देना पड़ेगा। जब भी बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, ख़ासतौर पर वेस्ट से आते हैं, यूरोप से आते हैं, वो लोग यही पॉइंट देख कर आते हैं कि टैक्स के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदा हो रहा होता है। आप अगर टैक्स रेट को कंपेयर करें ना, तो दिस टैक्स रेट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। मतलब इट इज़ कंपेयर अगर आप करें तो ये ऑन द लेसर साइड है। राइट। It's like 0% if you are in tax haven, and then maybe this is like 9%. टैक्स हेवन अब तो कोई बचा है और इस तरह का कि है कुछ टैक्स हेवन्स अभी भी है। जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये तो यूएई ने भी तो कोई जो टैक्स आया है यहाँ पर, ये भी डब्ल्यूटीओ की पुश की वजह से आया ना, वरना यहाँ पर तो उनको ज़रूरत नहीं थी कि टैक्स लेकर आए उस तरह से। सी वो तो एक क्या बोलते हैं आप, एक टेक्निकल या एक हायर लेवल का डिसीजन हो जाता है कि क्यों टैक्स लाए, हाँ प्रेशर से लाए या क्यों लाए, उस पर तो शायद मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये है कि टैक्सेशन जो है वो एक इकोनॉमी को रन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जब मुझे लोग यूएई के बारे में बात करते हैं, तो मैं यूएई के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोलता हूँ कि जिस कंट्री ने आपसे टैक्स नहीं लेके इतनी सारी फैसिलिटीज़ और ऐसी लाइफस्टाइल दी है, तो आप ज़रा सोचिए कि वो 9% टैक्स लेके कितनी और अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकता है। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स मनी इज़ गोइंग टू यूज़ फॉर द टैक्स पेयर्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब अगर हम, ये तो जनरल बातें जो मेरे दिमाग में थी ये मैंने कर ली आपसे, अब जो क्वेश्चंस पे आते हैं अगर, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता होता, वो नए नए आते हैं, ये फ्री जोन और मेन लैंड का क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है ये। सी फ्री जोन्स इन यूएई, एक फ्री जोन है, एक मेन लैंड है। फ्री जोन्स इन यूएई आर यू कैन से एरिया स्पेसिफाइड बाय अ गवर्नमेंट, जहाँ पे आपको 100% ओनरशिप ऑफ द कंपनी मिलती है। इन मेन लैंड ऑल्सो नाउ द रूल्स हैव चेंज एंड यू कैन गेट अ 100% ओनरशिप कंपनी इन द मेन लैंड एज वेल। ठीक है। फॉर एक्सेप्ट फ्यू एक्टिविटीज़, मेरे ख्याल से सारी उसमें अभी आपको 100% ओनरशिप मेन लैंड में भी मिलती है। फ्री जोन से जो बेनिफिट्स होते हैं, फ्री जोन मतलब फ्री जोन की अगर मैं बात करूँ तो फ्री जोन से बेनिफिट ये होता है कि आप लॉजिस्टिक्स के चैलेंज देख लीजिए। तो फ्री जोन में अगर आप, मैं जबल अली की बात करूँ, तो जबल अली फ्री जोन की बात करें तो वो लॉजिस्टिकली बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है वहाँ पे। तो फ्री जोन से आपको ट्रेड करने में आसानी होती है, और जो प्रोसेस होते हैं ट्रांजैक्शंस के और सारी चीज़ें वो बहुत स्मूथ हो जाती है। ये हो गया एक बिजनेस पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूँ टैक्सेशन में फ्री जोन एंड मेन लैंड, तो अगर आप फ्री जोन में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो फ्री जोन में देर आर चांसेस दैट यू गेट 0% कॉर्पोरेट टैक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वो क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। और मेन लैंड में इफ़ यू हैव अ कंपनी देन यू हैव टू पे 9% कॉर्पोरेट टैक्स। 9% कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, इससे ज़्यादा कोई स्लैब्स नहीं है? दिस इज़ द मैक्सिमम, दिस इज़ द मिनिमम, जो भी है वो यही है। और इसके अलावा वैट 5% है, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं है यूएई के अंदर? नहीं। राइट। हाँ, वो ऑयल एंड गैस पे है, वो डिफरेंट लेवल के टैक्सेशंस है उस पर। वो तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यूएई कॉर्पोरेट टैक्स आया तो वो पहले से चल रहे हैं। और एक बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि जो टैक्स होगा वो आपका प्रॉफिट्स के ऊपर होगा। यस राइट, रेवेन्यू के ऊपर टैक्स नहीं होगा। रिपोर्ट आपको सब करना होगा, लेकिन
टैक्स रेवेन्यू के ऊपर नहीं होगा। नहीं। सही। और कोई जो बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट है वो भी हमने कर लिया कि बेसिक एग्जाम्पशंस जो हैं वो अभी 2026 तक हैं, जो स्मॉल बिजनेस रिलीफ स्मॉल इज बिजनेस। स्टिल 2026 एंड आफ्टर सर्वेइंग मे बी इट वुड बी एक्सटेंडेड और मे बी ना भी करे एक्सटेंड, इट डिपेंड्स। एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। मेरी एक 1-on-1 कॉल हो रही थी एक बंदे के साथ और वो पाकिस्तान बेस करता था। उसकी कोई $15,000 उसकी इनकम आती थी यूएस से। और बड़ा इंटरेस्टिंग उसने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ट्रीटी साइन की हुई है यूएस के साथ जो कि टैक्स, आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं सारे टर्म्स सही ले रहा हूँ, लेकिन वो टैक्स की कोई ट्रीटी थी जो कि आपकी अगर इनकम आ रही है यूएस के थ्रू एज अ सैलरी, वो टैक्स एग्जम्पशन यूएस में भी मिल जाएगा आपको, पाकिस्तान में भी मिल जाएगा अनटिल द पॉइंट आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हो। अगर वो मुझे यही कह रहा था कि मैं दुबई भी नहीं मूव कर सकता क्योंकि पाकिस्तानी रेजिडेंट होने के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड चाहिए। 182 डेज हाँ, ऑलमोस्ट। 180 days, मुझे 181 पाकिस्तान के लॉस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यस 182 डेज। और वो इंडिया में किस तरह का है? इंडिया में भी यही है 182 डेज है। तो ये स्पेशल कंडीशंस ऑफ 240 डेज एज वेल अच्छा इन इंडिया। तो वो मुझे ये कह रहा था कि उसको वो यूएई मूव नहीं करता क्योंकि यूएई मूव करेगा तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा यूएस के अंदर, यूएस में एग्जैक्टली। जबकि पाकिस्तान में रहते हुए वो ट्रीटी की वजह से उसको यूएस के टैक्स भी एग्जेम्प्टेड है और पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट उसको कोई चार्ज नहीं कर रही है क्योंकि वो पैसे पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसलिए गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उसकी वो रेजिडेंसी का स्टेटस चेंज होगा तो उसको फिर वो इसीलिए कह रहा था कि यार मैं तो निकल ही नहीं सकता इस वक्त, यानी कि मैं 6 महीने तो मिनिमम मुझे पाकिस्तान में गुजारने पड़ते हैं। तो इस तरह से अगर कोई बंदा एक तो इस चीज़ पे कमेंट करते हैं और दूसरा ये कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसका रेवेन्यू बाहर से बुक हो रहा है तो यहाँ पर उसको किस तरह का टैक्स पे करना पड़ेगा? अगेन इफ he is having a company over here, he is doing a business, it doesn't matter आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा यूएई में आ रहा है ना, तो वो रेवेन्यू आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स में बुक कर। अगर आप टैक्स दे रहे हैं लेट से जहाँ जिस कंट्री में आपका ट्रेड हो रही है वहाँ पर भी आप टैक्स दे रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा या कुछ आप एग्जम्पशंस ले सकते हैं? एग्जम्पशंस ले सकते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के रूल्स है जो टेक्निकल पॉइंट्स है। और आप जो बात कर रहे थे ना, दैट इज़ कॉल्ड डबल टैक्स ट्रीटी। ओके। एंड उसको हम यूजुअली इंडिया में भी बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA। ओके। जब हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या स्टूडेंट से बात कर रहे होते तो हम बात करते हैं DTAA। ओके। एंड इट इज़ कॉल्ड DTT यूजुअली, डबल टैक्स ट्रीटी। ओके। तो वो यही है। it's like a arrangement between two governments that the particular person shouldn't be taxed on the same income twice. Okay. To give that benefit, ये ट्रीटी बनाई गई है। और यूएई की भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसी डबल टैक्स ट्रीटीज़ है और वो यूएई अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ एंटर भी कर रहे हैं। वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें, विद होल्डिंग टैक्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकिन इन शॉर्ट मैं अगर बोलूँ कि कोई बंदा अगर यूएई में रहता है और अगर उसने कहीं और भी टैक्स दिया हुआ है तो 9% यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स देना है विद सम एग्जम्पशंस। अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करूँ कि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है यूएस से, आपकी कंपनी यहाँ पे, यूएस की गवर्नमेंट ने वो रेवेन्यू पे विद होल्ड कर लिया टैक्स। जो आपने बोला जो टैक्स देते उसको बोलते हैं विद होल्डिंग। इस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स में उसको बोलते हैं विद होल्डिंग। ठीक है। तो वो फॉरेन
वो जो टैक्स आपने पे किया उसको बोलते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट इन यूएई. सही है. You are eligible to claim the foreign tax credit over here subject to some conditions and rules है जो अभी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा पॉइंट. ओके ओके Yes. करेक्ट. तो अच्छा एक चीज़ जो रेगुलरली लोग यूएस वगैरह में करते हैं कि अगर अपना एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं कहीं, तो उसके अंदर वो टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं क्योंकि लेट से मैं एक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब एज अ कंसल्टेंट कर रहा हूँ और उस कंसल्टेंट के लिए मैं अपनी कंपनी फॉर्म करता हूँ और बीइंग अ कंसल्टेंट फिर मैं एक्सपेंसेस भी करता हूँ, गाड़ी भी Yes. यूज़ करता हूँ, पेट्रोल भी यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो वो मेरा एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मैं माइनस कर देता हूँ. तो वो यहाँ पर कुछ है यूएई में इस तरह से कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन जो कि नॉर्मली बाकी जगहों पे तो करते हैं. देखो अब मैं इसको और अगर इसमें डीप डाइव करूँ तो हाँ. यूएस में लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यूएस में पर्सनल इनकम टैक्स है. राइट. यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स तो है नहीं. ठीक है. तो अगर आउट एंड आउट आपको किसी से सैलरी मिल रही है हम्म. तो आप क्यों कंपनी फॉर्म करके उसको एक्सपेंस आउट करोगे और ये सारी मेहनत करोगे. आपको सैलरी मिल रही है एंड इट इज़ नॉट टैक्सेबल इन यूएई, विल नॉट डू दैट. बट ओके. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, तो येस देर आर एक्सपेंसेस which you do for business. All the expenses done for business are allowable expense, subject to two conditions. जो दो important caveats है. One is entertainment expenditure. अगर entertainment expenditure done for business purpose employees के लिए किया है तो 100% allowed है. Customers and owners के लिए किया तो 50% allowed है. अच्छा. But if it is not for business purpose, then it is disallowed. अच्छा. अच्छा. And there is a list of disallowed expenses well. ओके. फॉर एन एग्जाम्पल आप गिफ्ट हो गया, डोनेशंस हो गया, ब्राइब्स हो गया, फाइन्स हो गया, दिस आर डिसअलाउड एक्सपेंसेस. ओके. अच्छा, अगर आपको कोई फाइन लगता है तो आप फिर उसको डिसअलाउड डिसअलाउड है. डिसअलाउड हो अच्छा. जाएगा. अच्छा. अच्छा. फिर आपने डोनेशन दिया, अगर आपने डोनेशन यूएई की क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी को डोनेशन दिया, देन इट इज़ अलाउड. ओके. नाउ ये क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी है क्या, तो अगेन उसके लिए सारी पूरी लिस्ट दी हुई है कि दिस आर क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटीज. अगर आप इसमें डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, देन इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन इन अ कॉर्पोरेट टैक्स. अच्छा. इट अच्छा. विल रिड्यूस योर प्रॉफिट्स. राइट. राइट. दिस इज़ समथिंग न्यू जो मुझे समझ में आई बात. ओके. तो यानी कि आपको वो चीज़ें, वो टैक्स के जो चक्कर हैं, प्रॉबली अभी फ़िलहाल तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग वहाँ पर कंपनी फॉर्म ही इसलिए करते हैं क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा है. लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर कोई टैक्स का चक्कर ही नहीं है, आपका पर्सनल टैक्स नहीं है, फिर आप सैलरी भले आप 1 लाख दिरहम ले रहे हो, 2 लाख दिरहम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, 20,000 दिरहम ले रहे हो, आपको टैक्स तो है ही नहीं उसके ऊपर, तो आपको एक्सपेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है उस तरह से. अभी इसमें एक और पॉइंट मुझे याद आया. इट इज़ वेरी टेक्निकल बट मैं आपको बताता हूँ. अगर आप यहाँ पे सैलरी ले रहे हो, जैसे आपने बताया 1 लाख दिरहम ले रहे हो, 2 लाख दिरहम ले रहे हो, ये 1 लाख दिरहम सैलरी अगर जस्टिफाई होती है मार्केट से, देन इट इज़ अलाउड. अच्छा. बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ रूल्स है. ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये भी एक टर्म. ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ अ वेरी, आप ऐसा समझ ले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन यूएई कॉर्पोरेट टैक्स. When you are dealing with a related party or a connected person in UAE, either you are purchasing, either you are selling, or you are doing any expense, that transactions done needs to be at arm's length. Now, what is arm's length? Arm's length is kind of a market rate. For an example, you are working in my company, and you are not related to me. Okay. And I am paying you a salary of 30,000 dirhams. Okay. Then no problem. But you are my relative. Okay. Then I need to prove that 30,000 is your worth, which I am paying you. Okay. This is called related party transactions. Okay. And transfer pricing is a very technical subject और काफ़ी detailed analysis होती है. और जो companies अभी हमें approach करती है, when we do the study, when we study their financials, we find out that there are related party transactions. Then we tell them that these are related party transactions. This needs to be done at arm's length. फिर उसकी एक exercise होती है, benchmarking होती है, एनालिसिस होती है. बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है. लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है गोल्डन वीज़ा चल रहा है यहाँ पर ना, तो गोल्डन वीज़ा बहुत अच्छी एक चीज़ है. अब मैंने देखा है लोगों को प्रैक्टिस करते हुए. आई डोंट नो कि, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये इस चीज़ में किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है. कि लोग करते क्या है, अपनी वाइफ के नाम पर अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, या वाइस वर्सा अपने नाम पे भी करते हैं. अब वो खुद तो गोल्डन वीज़ा नहीं ले सकते क्योंकि उनकी सैलरी वो दिखा नहीं सकते एज अ ओनर. मेरे ख्याल से दिखाना मुश्किल हो जाती है अपनी सैलरी. नहीं, एज ए ओनर आप दिखा सकते हो. इफ़ यू आर प्लेइंग अ रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, आप दिखा सकते हो सैलरी. इट इज़ अलाउड एज अ एक्सपेंस इन द बिजनेस. ओके. अगेन इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स लग जाएंगे.
ओके। You need to prove, you need to justify whatever salary you are taking is justifiable. ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 1 मिलियन का प्रॉफिट कर रहे हो और 800,000 आपकी सैलरी बता दी आपने। राइट। ये तो आप कॉर्पोरेट टैक्स बचाने के लिए कर तो रहे हो फिर ना। तो अच्छा, अब मैं गोल्डन वीज़ा पे दोबारा से आता हूँ। अब जो लोग कर रहे होते हैं वो ये कि अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं और अपनी कंपनी अपनी वाइफ के नाम पे फॉर्म करते हैं और उसके अंदर अपने आप को दिखाते हैं कि 31,000 दिरहम्स उनकी सैलरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 600,000 दिरहम्स है तो वो तो एक जस्टिफाइड अमाउंट 30,000 दिरहम्स की बन रही है किसी तरह से, ऑल्दो कि वो भी नहीं बन रही क्योंकि 600,000 दिरहम्स और हाफ किसी की सैलरी आप दे रहे हैं। If you are talking about a profit, not a turnover, right? ओके, लेट्स टॉक अबाउट टर्नओवर प्रॉफिट। Profit, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट। तो भी अगर 6 लाख दिरहम का प्रॉफिट भी आ रहा है और आप शो कर रहे हैं कि एक बंदा ऐसा भी है कंपनी में जिसकी हाफ तो सैलरी उस प्रॉफिट के अंदर ही जा रही है, तो वो तो प्रूव नहीं हो सकता। नहीं, वो एक उसकी एक सेपरेट स्टडी आती है जिसको बोलते हैं बेंचमार्किंग एनालिसिस, TNMM अप्रोच, और काफ़ी मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के। वो मेथड से आपको जस्टिफाई करना है कि ये जो रिलेटेड पार्टी को सैलरी दी है विच इज़ विद इन द लिमिट्स। अब मैं इसका आपको वो बताता हूँ कि होगा क्या अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं की, एंड इफ टैक्स अथॉरिटीज टेल यू टू प्रूव इट, एंड इफ यू आर अनएबल टू प्रूव दैट वॉट एवर सैलरी विच यू हैव पेड टू रिलेटेड पार्टी इज नॉट एट आर्म्स लेंथ, मतलब वो मार्केट रेट पे नहीं है या जस्टिफाइबल नहीं है, तो वो FTA डिटरमाइन करेगा, फेडरल टैक्स अथॉरिटी डिटरमाइन करेगा कि व्हाट वाज द जस्टिफाइबल अमाउंट। तो आपने आपके बिजनेस में बता दी 30,000 सैलरी है, आपने रिटर्न भी फाइल कर दिया, जस्टिफाइबल अमाउंट वाज 15,000 दिरहम्स। ठीक है। तो रिमेनिंग 15,000 मल्टीप्लाई बाय मैं 12 मंथ्स कर देता हूँ, तो 180,000 आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा और फिर उस पर आपको 9% टैक्स लगेगा। ऑफ कोर्स, मैं ये सोच रहा था, फाइन्स भी लगेंगे। मैं ये सोच रहा था एग्जैक्टली क्योंकि आप फिर कॉर्पोरेट टैक्स के नेट में भी आना शुरू हो जाओगे क्योंकि आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो एक खास लेवल का। ओके, तो इतना आसान नहीं है आप कि गोल्डन वीज़ा के लिए आप कंपनी फॉर्म करें और यू आर नाउ मेरा थोड़ा सा ये चीज़ें भी क्लियर हुई कि गोल्डन वीज़ा भी अगर आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोल्डन वीज़ा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टैक्सेशन है, देयर आर ब्रेन्स बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग अ टैक्सेशन लॉ, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत होगी। तो वो ऐसे लूज एंड्स, इतने इजी लूज एंड्स तो टैक्स में नहीं छूट सकते ना। अच्छा सुहेल भाई, एक क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन भी थोड़ा सा वो क्लियर नहीं था, लेकिन मैं वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि आपने भी मुझे कहा था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इस पर डिस्कस होना चाहिए कि अगर किसी की पार्टनरशिप हो किसी कंपनी के अंदर और उसके अंदर उसके कुछ शेयर्स हों और वो अलग से अपनी कंपनी भी फॉर्म उसकी हो, तो जब उस कंपनी की एज अ पार्टनर उसको कुछ प्रॉफिट होगा और उसके डिविडेंड्स मिलेंगे तो उसके ऊपर किस तरह का टैक्स होगा? जितना मुझे समझ में आ रहा था वो उसमें टैक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पर्सनल इनकम टैक्स है, लेकिन आप उसमें ज़रा क्लियर करें उसको। इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो आपकी एक कंपनी है, यू आर रनिंग योर ओन कंपनी, दैट कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन अनदर कंपनी एंड यू हैव, अच्छा, एज अ कंपनी उसने किसी और कंपनी एज अ कंपनी ये कंपनी में आपका 50% स्टेक है। ओके। आपकी ये कंपनी है ABC LLC। ABC LLC ने XYZ LLC में 50% का स्टेक लिया हुआ है। XYZ LLC ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और XYZ LLC भी UAE में है, ठीक है, तो वो हो गई डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है। तो वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो आपकी PNL में, आपके रेवेन्यू में हिट करेगा, बट दैट वुड बी एग्जम्प्ट इनकम बिकॉज डिविडेंड इज एग्जम्प्ट, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, फिर ही तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वो एग्जम्प्ट हो गया। अगर आपकी कंपनी ने ABC LLC ने आउटसाइड UAE, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी से आपको डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, तो आपको एक रूल देखना है, वो डिविडेंड भी एग्जम्प्ट है पर आपको रूल देखना है उसमें पार्टिसिपेशन एग्जम्पशन। ओके, मतलब इफ़ यू आर होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ द स्टेक इन दैट कंपनी, then the dividend received from that company is also exempt subject to condition that वहाँ पे टैक्स जो है वो 9% इक्विवेलेंट है, 9% और मोर है। अच्छा, 9% से लेस नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये एक एनालिसिस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो डिविडेंड्स में मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ 15% का अगर फाइलिंग कर रहे हैं आप तो 15% का टैक्स है, तो हाँ, इन दैट केस तो आपको फिर यहाँ पर टैक्स नहीं देना नहीं होगा। होगा। अगर आप कह रहे हैं 5% से आपकी स्टेक उसके अंदर 5% ज़्यादा और मोर इक्विटी हो आपकी उसमें, वो कंपनी में, और अगर कम हो तो एक और थ्रेशोल्ड है उसमें, आई थिंक 4 मिलियन दिरहम्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सही। तो ये अगेन ये चीज़ें तो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, केस टू केस बेसिस के ऊपर ये चल रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी किसको परेशान होना चाहिए टैक्स? अब मुझे टाइमलाइन ज़रा बताएं कि टैक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था UAE के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स कब आया था और अभी क्या टाइमलाइंस है उसकी? लॉ वाज आउट इन December 22। ओके।
and its applicability started from 1st June 23. ओके Those companies preparing financial year from 1st June, तो उनके लिए applicability ऑलरेडी स्टार्ट हो गई. मैक्सिमम कंपनीज इन यूएई फॉलो अ कैलेंडर ईयर. अच्छा तो कैलेंडर ईयर हो गया Jan 24. ठीक है तो अप्लीकेबिलिटी यूएई में अब सारी कंपनीज की स्टार्ट हो गई है. ठीक है Jan 24 से December 24 इज़ 12 मंथ का ईयर. वो ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको विद इन 9 मंथ्स रिटर्न फाइल करना है. रिटर्न के फॉर्म्स जो है वो अभी आउट नहीं हुए मार्केट में, लेकिन वो जब भी मार्केट में आएंगे आपको उसको फाइल करना है, जब भी पोर्टल पे आ जाएंगे एफटीए के. ठीक है तो ये फाइल होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24. अगर आप कैलेंडर ईयर ले रहे हैं तो इट्स ओनली ईयर 24. बट इफ़ Okay. यू आर नॉट फॉलोइंग अ कैलेंडर ईयर, यू आर फॉलोइंग एनी अदर फाइनेंशियल ईयर एज पर यू कैन से, किसी की होल्डिंग कंपनी होती है कोई दूसरी कंट्री में. फॉर एन एग्जांपल इंडिया में होल्डिंग कंपनी है. इंडिया फॉलोज अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च. ठीक है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जून में होता है. हाँ, तो अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च है तो आपको अप्लीकेबिलिटी चेक करनी है. जून है तो वो अप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि आपको कब से अप्लीकेबल हुआ. ठीक है तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है विद इन 9 मंथ्स यू नीड टू फाइल द कॉर्पोरेट टैक्स. अच्छा एक जो कॉमन बात आती है और लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि फ्री जोन कंपनीज को रजिस्टर करना है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, तो वो उस पर ज़रा कंफर्म करें उसको करना है नहीं करना है या क्या थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर. मेरे पास भी एक क्वेरीज आती है और मैंने मार्केट में भी सुना है कि मेरी कंपनी फ्री जोन है इसलिए मुझे तो कॉर्पोरेट टैक्स अप्लीकेबल ही नहीं है. दिस इज़ अ मिथ. ओके इफ़ यू हैव फॉर्म्ड अ कंपनी इन यूएई, आपको रजिस्टर करना है. और कॉर्पोरेट टैक्स फ्री जोन में येस देयर आर रूल्स. फ्री जोन में आपको 0% कॉर्पोरेट टैक्स अप्लीकेबल हो सकता है, बट उसके कंडीशंस है कि आपको क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ करनी है. आप फ्री जोन टू फ्री जोन कर रहे हो तो आप एक्सक्लूडेड एक्टिविटी, फ्री जोन टू फ्री जोन बिजनेस कर रहे हो, मतलब एक फ्री जोन से दूसरी फ्री जोन में आप सेल कर रहे हो, वहाँ से रेवेन्यू डिराइव कर रहे हो, तो आपको एक्सक्लूडेड एक्टिविटी की लिस्ट है वो चेक करनी कि ये एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो आप. अगर आप फ्री जोन टू मेन लैंड कर रहे हो या फ्री जोन टू आउटसाइड यूएई कर रहे हो तो आपको क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ की लिस्ट दी हुई है, वही आपको करनी है. फिर सब्जेक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रूल्स फॉलो करने हैं, ऑडिट करवाना है, सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तब जाके आप फ्री जोन में 0% कॉर्पोरेट टैक्स क्लेम कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि आप फ्री जोन में हो मतलब टैक्स अप्लीकेबल नहीं है. दिस इज़ अ मिथ. और आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा, आपके लिसनर्स को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि आइदर अ फ्री जोन कंपनी और अ मेनलैंड कंपनी, वेदर अ प्रॉफिट और नो प्रॉफिट, वेदर यू हैव जनरेटेड रेवेन्यू और यू हैव नॉट जनरेटेड रेवेन्यू, इफ़ यू आर अ कंपनी यू नीड टू रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड इवन फाइल अ रिटर्न. ओके राइट. रेवेन्यू नहीं है तो भी करना है. ये प्रूव करना है कि रेवेन्यू नहीं है. बैंक स्टेटमेंट से प्रूव हो जाएगा ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रूव हो जाएगा ठीक कि है. रेवेन्यू नहीं है. इसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा मैंने और भी सुना भी था लोगों से कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी बुक्स को क्लीन रखना, उसको रखना कि कितना फ्रीक्वेंटली आप उसको ऑडिट करवा रहे हैं. ऑडिट करवाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मतलब किसी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के ऊपर आपको करवाना चाहिए, किस पे इतनी ज़रूरत नहीं है. और एक और चीज़ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि अगर कोई छोटा बिजनेस है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाए, वो समझे या करवाए उससे काम, या ख़ुद भी कर सकता है. सी फॉर्म्स तो अभी बाहर आए नहीं है. फॉर्म्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि टैक्स कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं. ये हो गया आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का आंसर. सही है. बात करते सबसे पहले ऑडिट की. लॉ ये बोलता है कि ऑडिट आपको करवाना कंपलसरी है इफ़ योर टर्नओवर इज़ अबव 50 मिलियन दिरहम्स. ठीक है. तो ऑडिट करवाना ज़रूरी है. अगर आप फ्री जोन में हो और 0% कॉर्पोरेट टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको ऑडिट करवाना है. अच्छा ठीक है. कितने मिलियन दिरहम्स का टर्नओवर? फ्री जोन है तो इररिस्पेक्टिव है. ऑफ 0% कॉर्पोरेट टैक्स Okay. अगर क्लेम करना चाह रहे हो तो आपको ऑडिट करवाना है. इफ़ यू आर पेइंग 9% कॉर्पोरेट टैक्स, टर्नओवर अबव 50 मिलियन दिरहम्स, आपको ऑडिट करवाना है. ओके ठीक है. ओके. अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ईयर 23 जो चला गया, जो जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, अप्लीकेबिलिटी हम वी आर अज्यूमिंग दैट कैलेंडर ईयर इज़ द अप्लीकेबिलिटी ईयर. ठीक है.
तो जैन से दिसंबर 24 वी आर सिटिंग इन 24, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल है. इफ़ आई टॉक अबाउट द बुक्स ऑफ 23 बुक्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है वही तो ये साल के ओपनिंग हो गए ना. तो आप इमेजिन करो 23 की बुक्स भी क्लीन रखना कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. Because this is what you are going to declare to a tax authority. The closing balance of 23 are going to be reported as the opening number of 24 and it is going to be reported to the authority. Books of accounts is a very important part because books of accounts से आप profit derive करोगे और profit derive होगा उस पर आपको taxable profits derive करोगे और फिर उस पर tax pay करोगे. तो your books of accounts will prove that whatever profits you have earned are correct or not. Right. And ऑडिट की टैक्स के लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट है 50 मिलियन. ठीक है. लेकिन अगर हम फ्री जोन की बात करें डीएमसीसी वैसे भी आपके पास ऑडिट रिपोर्ट मांगता है. अगर आप बात करें होटल्स की जो रूम्स हैं उनमें भी कई होटल्स को मैंने देखा है कि वो ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर. वो एक डिफरेंट लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी, आपको नहीं करवाना है ठीक है. लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे अ प्रोफेशनल ऑडिटिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और गाइडिंग यू दैट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओके एंड देन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स गोइंग टू अ FTA कैन मेक यू ऑन अ सेफर साइड. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ कंपलसरी, आई एम सेइंग इट इज़ एडवाइजेबल. सही. एटलीस्ट ऑडिट नहीं करवाना है तो प्रोफेशनल से चेक करवा ले कि वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ ओके एंड देन फाइल द रिटर्न. सही. इसके अंदर आपको वैसे नॉर्मली कंपनीज नज़र आती होंगी, आप भी करते होंगे, नए कंपनीज के साथ काम करते होंगे, तो वो उसमें गलतियाँ क्या नज़र आती हैं, नॉर्मली क्या मिस्टेक्स करते हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और फॉर्चुनेटली कभी मैं एक लेवल पे पहुँचूँ आगे जाकर, तो क्या मिस्टेक्स नज़र आती हैं जो कॉर्पोरेट्स कर रहे होते हैं जो अवॉइड कर सकते हैं बहुत ईजिली? देखो मिस्टेक्स एज सच अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि UAE में जो अकाउंटिंग के मेथड्स यूज़ होते हैं वो है IFRS, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स. तो वो आपको सबसे पहले फॉलो करने वो आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपको फॉलो करने बिकॉज इट इज़ अ रूल. अब अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो मिस्टेक्स यही होती है कि ओनर के पर्सनल एक्सपेंस है वो बुक्स में रिकॉर्डेड है. अच्छा. कुछ एक्सपेंसेस है जो फर्म में हुए हैं, बिजनेस के हैं लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि अब तक टैक्स नहीं था ना. तो टैक्स नहीं होने के रीज़न से क्या और था वो तो नुकसान है आपका अगर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. यस. और जो गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप पे पेनल्टी वो तो डिसअलाउड हो जाएगा. मतलब अगर आपने वो गलत एक्सपेंस को क्लेम कर लिया और आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो वो कल उठ के व्हेन इट कम्स टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटी वो आपको प्रॉब्लम करेगा. दैट्स व्हाई वी से दैट प्रोफेशनल्स के पास जाओ. प्रोफेशनल्स देखेंगे ना भाई ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये दिस इज़ नॉट अलाउड. ओके. तो ये तो एक एक्सपेंस के पार्ट हो गया. रेवेन्यू हो गया कि रेवेन्यू अगर फॉर एन एग्जांपल आप ऐसा सोच लो कि भाई मैंने सेल्स तो कर दिया, आपने इन्वॉइस भी कर दी, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया कि मेरे बैंक में कहाँ पैसा आया. ये मैं स्मॉल स्केल बिजनेस की मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ. ठीक है. तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं और ये एक जनरल है मिस्टेक्स मैंने जो आइडेंटिफाई की है. अभी हम जो मार्केट में अभी जो हम एज अ कंसल्टेंट जो काम कर रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं कि हम इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं. इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग. इम्पैक्ट असेसमेंट में आपके जो 23 के फाइनेंशियल्स है वी चेक दैट एंड वी गाइड द क्लाइंट्स, वी गिव देम अ रिपोर्ट दिस इज़ व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड एंड दिस इज़ द लॉ विच इज़ अप्लीकेबल टू योर बिजनेस. तो वो क्लाइंट को भी पूरा सारा लॉ का सारी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जो उसके बिज़नेस को अप्लीकेबल है वो उसको पॉइंटर्स मिल जाते हैं, उसके लॉ उसके जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स है वो उसको मिल जाते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स नेक्स्ट. तो व्हाट्स नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. वी हेल्प देम इम्प्लीमेंटिंग इट. बुक्स ऑफ अकाउंट सही करो, ये डॉक्यूमेंटेशन रखो, ट्रांसफ़र प्राइसिंग कर लो. फिर कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि हमारी फाइनेंस टीम को ट्रेन कर दो. तो 3 आवर्स 4 आवर्स का सेशन कर लिया, उनको पूरा कॉर्पोरेट टैक्स का ओवरव्यू दे दिया. तो ये सारी चीज़ें जो कंपनीज प्रोएक्टिव है ना वो ऑलरेडी जो बोलते हैं ना झाग चुके हैं, वो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं. जो रिएक्टिव है ना उनको तकलीफ होगी, जो प्रोएक्टिव है वो
अच्छा, भी मुझे सही इसमें उसका एक और चीज़ बताएं कि पेनल्टीज़ की क्या लिमिट है और किस तरह की पेनल्टीज़ हैं इन केस आप कंप्लाई नहीं करते या गलती करते हैं या कुछ मिस रिपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या पेनल्टीज़ और किस तरह की पेनल्टीज़ हो सकती देखो हैं? अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट पेनल्टी की बात करता हूँ, बाकी सब पेनल्टीज़ को साइड पे रख के। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की आज डेडलाइन 31 मई थी। हम 31 में, 31 मई को रिकॉर्ड कर रहे थे ये। हाँ सही है। तो 31 मई 2024 अगर आपके लाइसेंस में जैन और फेब की डेट है तो आपकी ड्यू डेट थी 31 मई 24। इफ़ यू मिस दिस डेडलाइन देन आपको 10,000 की पेनल्टी है स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे। अब अगर आपका लाइसेंस मार्च है, अप्रैल है, लाइसेंस में डेट होती है ना, तो वो डेट के हिसाब ये से स्टार्ट की डेट बता रहे हैं आप, जो लाइसेंस स्टार्ट की डेट है? लाइसेंस में आप देखोगे ना तो कंपनी फॉर्मेशन की डेट होती है या ठीक है। आपके लाइसेंस पे होती है डेट के, रिन्यूअल की होगी रिन्यूअल की हो गई हो गई। वो डेट के हिसाब से आपको ये ड्यू डेट डिसाइड करनी है आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की। ठीक है। वो अगर आपने मिस कर दी तो आपको 10,000 की पेनल्टी। हम्म तो ये जो डेट्स है मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा, एक टेबल है उसका, तो वो टेबल के हिसाब से आपको देख लेना है कि अच्छा, वो टेबल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो हाँ मैं आपको टेबल शेयर कर दूंगा, वो हिसाब से आपको चेक करना है कि आपकी ड्यू डेट क्या है। अच्छा, सही। तो अगेन वो क्वेश्चन आ जाता है रजिस्ट्रेशन पे कि मुझे रजिस्टर करना है या नहीं करना। इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी, इफ़ यू आर फॉर्म्ड अ कंपनी ओवर ईयर, रजिस्टर योरसेल्फ। राइट। और भी रजिस्ट्रेशंस के कुछ पॉइंट है जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ों में मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक सिंपल सा थंब रूल दे दूँ कि अगर आपने यहाँ कंपनी बनाई है तो रजिस्टर कर लो। अच्छा सुहेल भाई, एक क्वेश्चन उस वक्त भी आया था लोगों का कि यार हमें बताया गया था कि ये जो कंपनी फॉर्मेशन है वो 5,000 दिरहम्स से स्टार्ट हो सकती है और इससे भी कम से लोग बोल देते हैं, जबकि जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वो 15,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, 25,000 दिरहम, इस तरह से कोई कोट्स मिलते हैं। तो ये क्यों मिस रिपोर्ट होता है, क्यों गलत लोग बताते हैं, और फिर जब एक्चुअल में होती है तो कितने की होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन, और बैंक अकाउंट्स वगैरह उसके ऊपर खुल जाते हैं कि नहीं खुलते हैं, और आप लोग करते हैं कंपनी फॉर्मेशन वगैरह, ये इसके ऊपर ज़रा एक्सप्लेन करें। हमारी टीम है कॉर्पोरेट सर्विसेज की, वो कंपनी फॉर्मेशन करती है। आपको पता है मेरा इंडिया में भी कंसल्टिंग फर्म है, तो जब मैं वहाँ भी होता हूँ तो बिकॉज मुझे तो ये नॉलेज रखनी ही पड़ती है कंपनी फॉर्मेशन भी, बिकॉज आई एम कंसल्टिंग इंडियन क्लाइंट्स एज वेल दैट हाउ टू ओपन अ कंपनी इन यूएई, और हम फिर यहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। तो ये मिस रिपोर्टिंग का रीज़न है, अगर आप गूगल करो कि आई वांट टू ओपन अ कंपनी इन यूएई, तो वो अट्रैक्टिव चीज़ें आती है कि ओपन योर कंपनी इन 6,500 दिरहम्स, बट इट इज़ विद टर्म्स एंड कंडीशन। ऐसा नहीं है कि 6,500 में कंपनी नहीं खुलती है, 6,500 या 5,500 में भी कंपनी ओपन हो सकती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आप ऑलरेडी, आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, तो आपने कंपनी खोल ली। अभी मैं जोन्स और उसमें नहीं जाऊँगा कि कौन से जोन में खुलती है ये सारी चीज़ें, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। सही। तो उसकी वजह से ये एक लीड जनरेटिंग काइंड ऑफ हो जाती है। फिर आप एंटर होते हैं, आपको पता चलता है यार नहीं मेरी तो ये एक्टिविटी है, ओके ओके ओके, मेरी एक्टिविटी ये मुझे करनी है, तो फिर तो अगर आप ये मतलब दोबारा से मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अभी गोल्डन वीज़े पे नहीं आते, नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो उसको कंपनी फॉर्म करनी है विदाउट, इसका मतलब ये है कि उसको पासपोर्ट, उसको वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि वीज़ा उसको ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिर्फ कंपनी फॉर्म करनी है, तो कंपनी फॉर्मेशन 5,500-6,000 दिरहम में हो जाएगी। हाँ, कुछ जोन्स में हो जाती है, जैसे कि रासल खेमा फ्री जोन है, राकेश जिसको बोलते हैं, राइट, इकोनॉमिक जोन राकेश, तो उसमें होती है कंपनी इतने में ओपन हो जाती है। अच्छा, तो इट डिपेंड्स। अभी अगर आप बात करो कि मुझे जबल अली में कंपनी ओपन करनी है, जावजा जबल अली फ्री जोन, इट इज़ अ कॉस्टली फ्री जोन। उसका ट्रेड लाइसेंस में गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, वाउचर्स वगैरह आपको करीबन 40,000 दिरहम्स के आ जाएंगे। अच्छा। अगर मैं आपको मैदान फ्री जोन की बात करूं, हाँ, तो मैदान फ्री जोन में आप वही 15,000 से 20,000 के रेंज पे। अब आपके कंपनी में कितने पार्टनर्स हैं, आप कितने लोगों का एमिरेट्स आईडी लेना चाहते हो, उसकी भी तो कॉस्ट आती है ना, सेपरेट 7,000 ये वो, फिर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी ऑफ वीज़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन अगर आप मेनलैंड कंपनी है, मेनलैंड कंपनी के अपने वो आपको रेंट पे वो लेना है, प्लेस लेना है, ये सारी चीज़ें, तो कहीं भी अगर आप एवरेज आउट करें ना उसको, तो कंपनी यूएई में जो ओपन करनी है, जो यूएई के बाहर से आ रहे लोग, वो कंपनी ओपन
का रेंज होगा 15 से लेके 30,000 दिरहम्स के बीच में। और ये रिकरिंग एक्सपेंस होगा, हर साल आएगा? हाँ, रिन्यूअल इज़ अ लेसर एक्सपेंस। फर्स्ट टाइम थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप वीज़ा की कॉस्ट भी इनकर कर रहे होते हो, फिर वीज़ा आपको 2 साल का मिलता है, रिन्यूअल आपको 1 साल में करना है, तो रिकरिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना तो चाहिए आपको। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे कि जो बहुत प्रिडोमिनेटली एक क्वेश्चन होता है ख़ासतौर पे बैंक अकाउंट्स का, कि आपकी कंपनी के ऊपर बैंक अकाउंट्स कभी खुलना मुश्किल होता है, तो ये क्या चक्कर होता है कि कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट थोड़ा सा मुश्किल होता है खुलना कंपेयर टू पर्सनल बैंक अकाउंट? सी, ये मुश्किल का रीज़न ये है कि ये पहले टैक्स हेवन था, ठीक है। तो टैक्स हेवन होने की वजह से क्या होता था कि दे डोंट वांट एनी इलिसिट मनी कमिंग इनटू द सिस्टम, ठीक है। दैट्स वाई इतने चेक लगाए थे, इसलिए मुश्किल होता था, और अभी भी है, ऐसा नहीं मुश्किल नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर जेन्युइन बिजनेसमैन, यू आर डूइंग अ जेन्युइन एक्टिविटी, आपकी बैकग्राउंड है, अभी मेरी कोई इंडिया का क्लाइंट है, उसकी इंडिया में बिजनेस चल रही है, इंडिया में उसकी कंपनी रिटर्न्स फाइल कर रही है, या वो क्लाइंट भी पर्सनली रिटर्न फाइल कर रहा है, और वो यहाँ आके बोल रहा है कि मुझे कंपनी ओपन करनी है, और वो अपनी यहाँ की बैंक को प्रूव करता है कि ये मैं यहाँ से फंड्स लाने वाला हूँ, दिस आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इट्स अ चेक इन द सिस्टम दैट इलिसिट मनी अंदर एंटर ना हो सिस्टम में, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से होता है। यूजुअली जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंसेस में बैंक अकाउंट ओपन होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अभी स्लोली वो पेस पकड़ रहा है सिस्टम, बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी ट्रांजैक्शन नीड्स टू बी रिपोर्टेड, तो फिर अब चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएगी इसके बाद। राइट। नहीं यार सुहेल भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने बताई, और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो टैक्स से रिलेटेड तो मैं वैसे ही इतना ज़्यादा कोई वो इन्फॉर्मेटिव नहीं हूँ, मेरे पास नहीं होती इन्फॉर्मेशन इस तरह की, लेकिन इन वीडियोस की वजह से मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोग किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की कंपनी है आपकी, और क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसकी, और किस तरह से हेल्प आउट करते हैं लोगों को, और आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? आपने ये तो पूछा ही नहीं, हमने इंट्रो करना चाहिए था, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? सी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। हाँ। मेरी इंडिया में खुद का फर्म है, और अभी एक कंसल्टिंग फर्म भी है, एंड आई एम वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है। अभी मेरी टीम है वहाँ। इन UAE आई एम वर्किंग एज अ टैक्स डायरेक्टर इन वन ऑफ द फर्म्स, और हमारी फर्म की खासियत ये है कि हम कंपनी फॉर्मेशन से लेके सारी चीज़ें करते हैं। Okay. If you talk about company formation, it's done in our firm. We have a team for that. If you talk about बैंक अकाउंट ओपनिंग, वही कंपनी फॉर्मेशन की टीम आपको करवा के देती है। अब कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आपको क्या ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है कि भाई अकाउंटिंग वी हैव अ टीम। देन यू टॉक अबाउट VAT फाइलिंग, VAT टीम मेरे अंडर ही टीम है। कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज़ माई अंडर टीम अंडर मी। फिर आपकी बात हो गई ऑडिट, सो वी हैव अ टीम। ओके। अगर कुछ एडवाइजरी हो गया, डील एडवाइजरी हो गया, वी हैव अ टीम। Okay. So in that way, almost one window solution. One window solution. Okay. In UAE, and it's not only in UAE. It's in UAE. It's in Saudi. It's in Bahrain. Okay. So सऊदी में कुछ ज़्यादा ही टैक्स रेट है ना? या मुझे वैट का तो पता है कि वैट तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है सऊदी में। सऊदी में टैक्स इतना ही है? कॉर्पोरेट टैक्स, इफ़ यू आर अ नॉन सऊदी, देन कॉर्पोरेट नॉन सऊदी नेशनल। नॉन सऊदी, अगर इसमें क्या है, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ। सऊदी में एक कंपनी है, उसमें ये देखना है कि शेयर होल्डर्स कौन है। अगर शेयर होल्डर्स ऑल आर नॉन GCC, नॉन सऊदी नहीं बोलूँगा, नॉन GCC बोल, ठीक है, ऑल आर नॉन GCC, तो आपको 20% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। ओके। अगर आप GCC हो और सऊदी हो, देन कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, देयर इज द ज़कात टैक्स। ज़कात टैक्स? यस। अच्छा। ज़कात टैक्स ऑन प्रॉफिट्स 2.5% एंड ऑन द नेट असेट्स 2.5%। उसका कैलकुलेशन है बेसिकली ज़कात टैक्स का। यार वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब ये लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हमारी ऑफिस के अंदर एक कोलीग थी, वो मुझे कह रही थी कि विदाउट नेमिंग द नेम ऑफ दैट कंपनी, जो लोकल कंपनी है यहाँ की, उसने कहा कि मैं तो उसमें इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों देने की ज़रूरत नहीं है यार, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है उसके डिविडेंड्स के ऊपर? वो कहती है नहीं, उन्होंने ज़कात ऑलरेडी पेड अप की हुई है। मैंने कहा ये कैसे आप असरटेन कर सकते हैं कि उन्होंने ज़कात पे की हुई और आपको पर्सनल जो इनकम आ रही है उससे वो ज़कात नहीं? तो ये जो बात कह रहे हैं, तो शायद ये उनके दिमाग में इस तरह से हो। yes. हालांकि ये ज़कात तो नहीं है ना, ये तो उसको ज़कात टैक्स कह रहे हैं, या ये वाकई ज़कात है?
अब मैं तो लॉ की बात करने वाला हूँ, हाँ, तो of मैं course. वो वाले लाइन में तो मैं नहीं जाऊँगा हाँ, कि ये ज़कात है कि नहीं है, हाँ, लेकिन ज़कात टैक्स इस टैक्स के तरह नाम से से। कैलकुलेट होता है। अच्छा चलें, वो कॉर्पोरेट टैक्स जहाँ 20% है उससे कम से कम होके वो 2.5% हाँ, पे बट चला आपको जाता है। फिर असेट्स पे भी पे करना है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स तो आप प्रॉफिट पे पे करते हो, हाँ, और ज़कात टैक्स आप प्रॉफिट पे तो पे करते ही हो, लेकिन वो लेकिन एसेट्स फिर ज़कात के अंदर एसेट्स जो एसेट्स आपका घर तो, हाँ, लेकिन वो ज़कात कंपनी के लिए बिजनेस असेट्स की बिजनेस बात कर रहा एसेट्स हूँ, की उसमें बात हो भी रही है। रूल्स है, ऐसा नहीं असेट्स पे इट्स लाइक अ फॉर्मूला उसमें है, एक्सटर्नल वेरी फंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनल फंड्स, लेस फिक्स असेट्स, दैट फिगर कम्स दैट आर कॉल्ड ज़कातेबल असेट्स। वो ज़कातेबल असेट्स पे 2.5% होता है, लेकिन 2.577 हो जाता है, बिकॉज इस्लामिक ईयर जो होता है वो 354 डेज का हाँ होता है, हाँ 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 एंड हम हाँ कैलकुलेट कर रहे होते हैं 365 डेज पे। हाँ हाँ तो हाँ फिर उसकी फॉर्मूला लगा के जब हम इफेक्टिव रेट निकालते तो इट कम्स टू 2.57 समथिंग। राइट राइट राइट। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, मैं इसको इसलिए कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, ये हम किसी और टॉपिक में चले जाएंगे। हम यूएई छोड़ के सऊदी पे हम चले कहीं और जाएंगे। चले जाएंगे और वो मुझे बहुत इंटरेस्ट, लेकिन वो बाद में बात करते हैं। खैर, तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग मी, और काफ़ी, बिकॉज ये सारी डिस्कशंस होती है तो हमारे भी पूरा एक बोलते ना एक रिवीजन हो जाता है, हाँ बिकॉज डे इन डे आउट यू आर फेसिंग द क्लाइंट्स, तो आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस एक नए पर्सपेक्टिव से जब क्वेश्चंस आ रहे होते तो हमें भी मज़ा आता है आंसर करना, और नॉलेज शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू डू इट। एंड अभी लास्ट टाइम हम मिले और अभी मिले, आपका चैनल भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, सो आई वुड अगेन एनकरेज यू टू कीप डूइंग दिस गुड कंटेंट, और आपसे इंस्पायर होके वैसे हम भी हाँ, आप आइडिया भी ले कह रहे रहे हैं यार, आपका लिंक्डइन, आपके जितने भी सोशल्स हैं वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन हैं। में। यस, तो किसी को अगर बाय द वे आपसे कांटेक्ट करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा तो वो आप पे किसी तरह से पहुंच जाएंगे। प्लस ये कि आपका लिंक्डइन वगैरह वैसे ही नीचे मैं डाल दूंगा, सोशल्स ओके, आपके और होंगे वो भी डाल देंगे, ताकि आपको भी फॉलो करें लोग, क्योंकि आप भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लिंक्डइन वगैरह पे डाल रहे होते हैं। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग उसी के थ्रू ज़्यादातर कनेक्टेड हैं। बाय द हाँ वे हम इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैं तो एटलीस्ट ज़्यादा वो नहीं होता, स्टोरीज वगैरह डाल रहा होता हूँ, लेकिन मैं वैसे नहीं होता। लेकिन लिंक्डइन पे मैं काफ़ी ज़्यादा हाँ, एक्टिव हूँ। लिंक्डइन पे क्या होता ट्विटर पे है, हैं आप? एक्स प्लेटफॉर्म पे? हूँ पर नॉट दैट मच एक्टिव। ओके। मतलब आई पोस्ट मेजरली, मैं टेक, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की चीज़ें जो है वो मैं लिंक्डइन पे ही पोस्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है और कुछ छोटी मोटी नॉलेजेबल रील्स इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, ठीक लेकिन है। आई हैव मेड अ चैनल नाउ फॉर यूट्यूब, जिस पे हम टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, यूएई, ये सारी चीज़ें हम सही आगे करेंगे, सही, बिकॉज ज़बरदस्त। दिस इज़ व्हाट विल इंटरेस्ट पीपल नाउ ऑनवर्ड्स इन यूएई। वेरी नाइस यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सुहेल यू, भाई, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।